हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि रसायन विज्ञान के हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विलयन की मूललता और मूललता में अंतर स्पष्ट करें। मतलब कि विलयन की जो मूललता है और मूललता उसमें क्या अंतर होते हैं उसको बताना है। चलिए इसका आंसर देते हैं। पहले देखते हैं, देखिए मूललता में लिखता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलयन में जितना विलय का मोल जो है उपस्थित रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मूललता। वहीं जो मूललता है 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लीटर है मूललता में और यहाँ पे 1 केजी है मूललता में, और इसमें विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या और इसमें विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, मतलब इसमें जो घुला रहा है उसमें मोलों की संख्या को बताना है और इसमें जो टोटल घुले हुए पदार्थ हैं या फिर जिसको घुला रहा है उसमें मोलों की संख्या के। अगला अब इसका पॉइंट देखते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है। किसकी? मूललता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। और मूललता की इकाई, इसकी इकाई मोल प्रति केजी है। यह ताप के साथ परिवर्तित होती है। मतलब ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मूललता बदलेगी। यह ताप के साथ अपरिवर्तित हो रहा है, मतलब कि इसे पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मूललता पे। अगला प्रश्न अब देखते हैं। मूलक चालकत्व को परिभाषित करें एवं उसकी इकाई लिखें। मतलब मूलक चालकत्व क्या है और उसका इकाई मतलब कि यूनिट लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मूलक चालकत्व किसी विलयन में इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल के घुलने की उत्पन्न होने वाली चालकता होती है। यह किसी विलयन के विद्युत का संचालन करने की क्षमता को मापती है। मतलब कि कोई भी जो विलयन है वो विद्युत का सुचालक है कि नहीं, ये किससे मालूम चलेगा हमको? मूलक चालकता से। सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि मूलक चालकता जो है विद्युत को की चालकता को मापने का एक तरीका है जो कि विलयन से संबंधित है। इसे जो है हम किससे सूचित करते हैं? ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा को हम इस प्रकार कुछ लिखते हैं। अगला प्रश्न हम लिखते हैं, ब्राउनियन गति क्या है? इसका आंसर देते हैं। तरल में तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें जो कण उपस्थित होते हैं वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। मतलब किसी एक निश्चित दिशा में वे लोग नहीं चलते हैं। इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। यह गति तरल में मौजूद तेज गति से चलने वाले कणों के टकराव के कारण होती है। मतलब कण इतने ना तेज गति से चलते हैं कि वो एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो दिशा है इधर उधर होते रहती है। ब्राउनियन गति को ब्राउनियन मोशन या पेडेसिस भी कहा जाता है। मतलब ब्राउनियन गति को किस गति के मतलब किस नाम से जाना जाता है? पेडेसिस या फिर ब्राउनियन मोशन। कहा गया है फिर छोटे कण ज़्यादा तेजी से चलते हैं। इसके कुछ मतलब कि समझिए तो एक तरह से विशेषता है ब्राउनियन गति की, जिसमें छोटे कण जो होते हैं वो ज़्यादा तेजी से चलते हैं। कम चिपचिपा तरल में ब्राउनियन गति तेजी से होती है। मतलब जो ज़्यादा चिपचिपा जो विलय होता है उसमें ब्राउनियन गति कम होती है, लेकिन जो कम चिपचिपा जो होता है उसमें ज़्यादा तेजी से ये ब्राउनियन गति होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए तो VVI है। कहा निस्तापन एवं भोजन में अंतर बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। निस्तापन, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब निस्तापन में देखिए नी आ गया है, मतलब इसमें वायु नहीं होगा। ठीक है। भोजन, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब भोजन में आपके एयर मतलब कि हवा का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट आप देखते हैं, सामान्यतः कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को उनके ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जब हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट अयस्क को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाना होता है तब हम किसका उपयोग करते हैं? निस्तापन का। वहीं भोजन में लिख रहा है प्राय सल्फाइड अयस्कों एवं उनके ऑक्साइडों में परिवर्तन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि भोजन में हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अगला पॉइंट इसका देखते हैं, इसमें अयस्क निर्जलीकृत हो जाती है, कार्बोनेट अयस्क अपघटित हो जाती है। इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फेरस ट्राइऑक्साइड जो है, जो फेरस है उसकी अभिक्रिया जो है फेरस ऑक्साइड की जब जल के साथ होता है तो ये हमारा 2ZNS बनता है और फिर बनता है 3O2 मतलब 3 ऑक्सीजन का अणु। और फिर जो उसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है देखिए 2Fe
H2O तो बनता है हमारा ZnCO3 और ZnOCO। वहीं पे इसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब देखिए ZnO प्लस SO2 की जो अभिक्रिया होगी वो कराने पे ये इधर उधर क्वेश्चन हो गया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो अभिक्रिया है वो इस लाइन का है और फिर ये अगला है। देखिए इसमें कार्बोनेट है इसका, जिसकी अभिक्रिया जो सांद्रण मतलब कि निस्तापन कराने पर, मतलब कि बिना हवा की उपस्थिति पर गर्म करने पर ZnO और CO2 बनता है। वहीं देखिए इसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, जैसे देखिए 2HGS प्लस 3O2, मतलब इसमें देखिए हवा की उपस्थिति है कि जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको 2HGO और 2SO2 मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करती है, व्याख्या करें। मतलब कि जो संक्रमण धातु जो होते हैं उनका उपयोग हम उत्प्रेरक के रूप में कर सकते हैं, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं इसका आंसर। संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकता अधिक स्वतंत्र हो जाती है। अतः यह तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेती है, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। सीधा कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये अपना संयोजकता जल्दी बना लेते हैं, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो मतलब दूसरे तत्व होते हैं उनके साथ बॉन्ड अधिक जल्दी बना लेते हैं, जिसके कारण इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा नहीं, व्याख्या करें। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा नहीं। ग्रेफाइट मतलब कि देखिएगा आप लोग पेंसिल में लगा होता है, जिसे हम पेंसिल से लिखते हैं, उसमें एक काला कलर का पदार्थ लगा होता है, उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। और हीरा तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी चमकीला पदार्थ है ये। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, मतलब कि ग्रेफाइट अणु में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। ग्रेफाइट बिजली का संचालन कर सकता है क्योंकि इसकी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। इस प्रकार वे बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं। हीरे में कोई मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए बिजली के बुरे कंडक्टर हैं। सीधा समझिए आप लोग दोस्तों, जो ग्रेफाइट होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीरा में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली का सुचालक है, और हीरा कुचालक है बिजली का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है? बीसीसी की बात कर रहा है। आंसर देखते हैं इसका, कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल को बीसीसी इकाई सेल कहते हैं। इसमें एक परमाणु की संरचना के बीच में होता है, मतलब एक जो परमाणु होगा वो एकदम बीच में होगा आपका सेंट्रल एटम की तरह, और घन के कोनों पर भी परमाणु होते हैं। इस इकाई सेल में एक इकाई सेल में दो परमाणु होते हैं, मतलब कि ये जो इकाई सेल होता है एक इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे? दो। और इसका उदाहरण आपका हो जाएगा जैसे कि सोडियम। अगला प्रश्न आप देखते हैं, फेहलिंग विलयन क्या होता है, इसके उपयोग बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फेहलिंग विलयन कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है, मतलब कि दोनों कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर किसको बनाया जाता है? फेहलिंग विलयन को। इसका इस्तेमाल कार्बोनिल युक्त यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान के लिए किया जाता है। यह मधुमेह रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज की जांच करने में भी मदद करता है। मतलब कि फेहलिंग विलयन का उपयोग मुख्यतः जो चीनी या फिर एक तरह समझिए तो चीनी की जांच के लिए किया जाता है। जैसे देखिए फेहलिंग विलयन का इस्तेमाल चीनी की मौजूदगी में पता लगाने के लिए किया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ में चीनी मौजूद है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है उसके लिए। यह एल्डिहाइड और कीटोन की मौजूदगी का भी पता लगाने में मदद करता है, मतलब कि किस पदार्थ में एल्डिहाइड उपस्थित है कि नहीं या फिर कीटोन उपस्थित है कि नहीं, इसका भी पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फेहलिंग विलयन या फिर फेहलिंग सॉल्यूशन का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण, देखिए नीचे पॉइंट वाइज लिखा गया है कि उसको किस प्रकार से कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह का एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। द्वितीयक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह का एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तृतीयक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल का समूह में एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है।
मतलब कि प्राथमिक अल्कोहल में सिर्फ एक आपका जुड़ा रहेगा कार्बन परमाणु, द्वितीयक में 2 जुड़ा रहेगा और तृतीयक में 3 कार्बन परमाणु जुड़े रहेंगे। अब चलिए इसका देखते हैं उदाहरण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण जो होता है आपको मेथनॉल होता है, CH3OH, CH2CH3OH। जैसे देखिए यहाँ पे 2 जुड़ा, एक जुड़ा है C के साथ, एक और CH2, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक और ये हो जाएगा द्वितीयक। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बेकेलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। बेकेलाइट जो होता है ये एक तरह समझिए तो इंसुलेटर है। इसका आंसर कह रहा है बेकेलाइट एक इंसुलेटर है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक मतलब ये विद्युत का सुचालक नहीं है। फिर कहता है यह एक थर्मोस्टिंग पॉलीमर है और इसकी ताकत बहुत अधिक होती है। ताकत अधिक मतलब ये जल्दी टूटता, गलता, सड़ता नहीं है। इसका उपयोग स्विच जैसे उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घड़ियों, बर्तन, वॉशिंग मशीन, खिलौने, रसोई के बर्तन और अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो बेकेलाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अपमार्जक क्या है, उदाहरण दें। अपमार्जक मतलब साबुन, शैम्पू। सिंपली आप साबुन समझ के चलिए। इसका आंसर चलिए देखते हैं। कहा अपमार्जक सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। साबुन रहित मतलब इसमें साबुन की मात्रा नहीं होती है। अपमार्जक साबुन से अलग होते हैं और सफाई के लिए ज़्यादा अच्छे माने, जैसे कि सर्फ। अपमार्जक के कुछ उदाहरण ये हैं। सोडियम लॉगिल सल्फेट, संश्लेषित अपमार्जक मतलब जो हम खुद से बनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लीबरमैन की नाइट्रिसो अभिक्रिया क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। लीबरमैन की नाइट्रिसो अभिक्रिया में फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सांद्र H2SO4, और सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में फिनॉल का रंग बदलता है। फिनॉल का रंग बदलता है मतलब पीला होगा तो हरा हो जाएगा, हरा होगा तो पीला हो जाएगा। अब एक्चुअली में किस लिए तरीके का होता है ये हम जो मतलब कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें मालूम चलेगा, क्योंकि फिनॉल अलग अलग तरह के होते हैं। कौन सा हम फिनॉल यूज़ कर रहे हैं इस बात पर भी ये निर्भर करता है। फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट के साथ उपचारित किया जाता है। इसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है, मतलब एकदम ये नहीं कि इसको तेज़ गर्म कर लें, पहले इसको धीरे धीरे इसका तापमान हम बढ़ाते हैं। इसे पानी से पतला करने पर लाल रंग का घोल मिलता है। मतलब जब इसको हम पानी से भी पतला कर देंगे तो हमें रेड कलर का घोल मतलब सोल्यूशन मिलेगा। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ बेसीकरण करने पर यह नीला हो जाता है। मतलब जब इसकी अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है घोल के, तब यह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। शरीर में बनने वाले एमिनो एसिड को गैर आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है, जबकि शरीर में नहीं बनने वाले एमिनो एसिड को आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। मतलब कि जिनको हमारा शरीर बना लेता है वो क्या है, गैर आवश्यक एमिनो एसिड, जबकि जिनको हमारा शरीर नहीं बना पाता है हम उन्हें बाहर से किसी तरीके से वो मतलब कि अपने शरीर के अंदर समझिए तो खाते हैं, पीते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड। अब देखिए आवश्यक एमिनो एसिड के उदाहरण क्या क्या हैं। हिस्टेडीन, आइसोल्यूसिन। और जो अनावश्यक अमीनो एसिड है उनके उदाहरण हैं एलानिन और ऑर्जेनिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो द्विआण्विक होती है। द्विआण्विक मतलब इसमें 2 अणु यूज होते हैं, लेकिन प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करती है। मतलब ये जो अपना नेचर कैसा होगा इसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह ही। यह तब तक होती है जब तक अभिकारकों में से एक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि जब एक अभिकारक कोई बहुत ज़्यादा होगा तब तक इसकी यह अभिक्रिया होती रहेगी। एथिल एसीटेट जिसको कहा जाता है को अम्लीय हाइड्रोलिसिस, इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन, ये सब किस अभिक्रिया के उदाहरण है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, उदाहरण दें। आंसर में लिखा है पृष्ठ सक्रिय कारक या सर्फेक्टेंट वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर विलयन के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। इनके कारण विलयन में झाग बनता है। मतलब कि पृष्ठ सक्रिय कारक जो होते हैं वो विलयन के मुख्यतः पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं,
जैसे कि देखिए साबुन और अपमार्जक में पृष्ठ सक्रिय कारक के उदाहरण है। मतलब कि साबुन और अपमार्जक जो होते हैं वो पृष्ठ सक्रिय कारक के उदाहरण है, क्योंकि आप देखिएगा उनसे अक्सर झाग बनते हैं और झाग के कारण ही मिसेल बनता है, जिससे हमारा कपड़ा जो है साफ हो पाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। उत्कृष्ट गैस क्या है, उन्हें आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा जाता है? उत्कृष्ट गैस जो होता है उन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं या फिर नोबेल गैस। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के समूह 18 में होती हैं या फिर वर्ग 18 में। इन्हें निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। अब देखिए ये मुख्यतः 6 होते हैं, मुख्यतः नहीं मतलब ये 6 ही होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडियन। चलिए अब इनके कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती हैं। मतलब इनमें ना कोई रंग होता है इनका, ना ही कोई गंध होता है और ना ही कोई स्वाद होता है। ये गैर ज्वलनशील होती है, मतलब इनमें आग नहीं लगता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कक्षा का विन्यास पूर्णतः होता है। मतलब इनमें जो बाहरी कक्षा का विन्यास होगा, जैसे इनमें पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। इनकी आयनन ऊर्जा अधिकतम इलेक्ट्रॉन बनता शून्य होती है। मतलब कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो शून्य है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साथ ये लोग बॉन्ड किसी अन्य परमाणु के साथ जल्दी नहीं बना पाते हैं और इसीलिए ये उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।